हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बेस्ट कॉमर्स क्लासेस। आज हम 11th कॉमर्स का चैप्टर थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में अकाउंटिंग प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। आज हम अकाउंटिंग कन्वेंशन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है अकाउंटिंग कन्वेंशन में अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी। ठीक है, क्या कहती है ये एंटिटी या क्या कहता है ये प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो बिजनेस है उसकी एंटिटी अलग है और जो बिजनेस का ओनर यानी कि जो प्रोप्राइटर है उसकी एंटिटी अलग है। यानी कि बिजनेस और प्रोप्राइटर दोनों सेपरेट एंटिटीज हैं। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी प्रोप्राइटर ने कोई बिजनेस स्टार्ट कर रखा है तो बिजनेस अलग है, प्रोप्राइटर अलग है, दोनों की अपनी सेपरेट एंटिटी है। ठीक है, इसका सिंपल सा उदाहरण हम आपको दूं तो अगर किसी प्रोप्राइटर ने बिजनेस में अपनी कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर रखा है, ठीक है, तो बिजनेस उस कैपिटल को सेम एज ट्रीट करता है लायबिलिटी की तरह। यानी कि बिजनेस ने बाद में क्या करना है, वो जो उसने प्रोप्राइटर ने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है उसको वापस करनी है। किसको? प्रोप्राइटर को। बिजनेस ने वो पैसा वापस करना है किसको? प्रोप्राइटर को। इसको सेम एज ट्रीट किया जाता है एज लायबिलिटीज की तरह, है ना। जो कैपिटल होती है उसको सेम एज ट्रीट किया जाता है लायबिलिटी की तरह। ये कहता है हमारा अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। ठीक है, सेकेंड प्रिंसिपल हमारा है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि हम अपने बिजनेस में उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिसका मेजरमेंट हम मनी में कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे बिजनेस में, वो सारे ट्रांजैक्शन को हम अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे जिनका मेजरमेंट हम किस में कर सकते हैं? मनी में कर सकते हैं। ठीक है, फिर है थर्ड प्रिंसिपल है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है कि मान ले जाए हमारे बिजनेस की लाइफ मान लो 20 ईयर है। ये हम लेके चलते हैं कि हमारे बिजनेस की जो अकाउंटिंग ईयर है, सॉरी जो लाइफ है वो 20 ईयर। तो यहां से लेके यहां तक जो हमारी बिजनेस चलेगा उसको हम बोलते हैं बिजनेस लाइफ ऑफ बिजनेस, है ना, लाइफ ऑफ बिजनेस, इसको हम बोलेंगे लाइफ ऑफ बिजनेस। लेकिन हम क्या 20 ईयर में एक ही साल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे? नहीं, हम क्या करते हैं हर ईयर में अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जिस पीरियड में बिजनेस में हम क्या बनाते हैं? इनकम स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं। यानी कि जिस पीरियड में, इस पीरियड में, है ना, ये अलग अलग पीरियड हमने बना दिए हैं। तो जिस पीरियड में हम क्या करेंगे? अपना इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। इनकम स्टेटमेंट का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है बैलेंस शीट। यानी कि बिजनेस में हम जिस पीरियड में अपना इनकम स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली 1 ईयर का होता है। या तो हम इसको 1 अप्रैल से 31 मार्च तक बनाते हैं या हम 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक बनाते हैं। ठीक है, इसको हम अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। ठीक है, वैसे बेसिकली जो हमारा फाइनेंशियल ईयर माना जाता है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक माना जाएगा। ठीक है, यानी कि जिस ईयर में, जिस पीरियड में है हम अपने बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट तैयार करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। ठीक है, और इस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट है फुली डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ठीक, फुली डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल में ये कहा गया है कि जितनी भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है हमारे बिजनेस की, ठीक है, जो भी जितनी भी आवश्यक इंफॉर्मेशन है बिजनेस की होती है वो सारी हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करनी पड़ती है। ठीक है, जितनी भी आवश्यक इंफॉर्मेशन है हमारे पास होंगी, जितनी भी इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे पास बिजनेस की जो होंगी वो हमें सारी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करनी होती है। ठीक है,
फिर है मैटेरियलिटी प्रिंसिपल, ये भी इसी का पार्ट है फुली डिस्क्लोजर का। इसमें भी ये कहता है कि बिजनेस में होने वाली प्रत्येक छोटी से छोटी ट्रांजेक्शन है ना, हर वो आइटम जो भी इंपॉर्टेंट होता है वो सारी चीजें हमें रिकॉर्ड करनी चाहिए। ठीक है, चाहे हमने बिजनेस में कुछ भी परचेज किया हो, चाहे वो कितना ही छोटा आइटम हो, वो हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। जैसे मान लिया जाए हम क्या करते हैं, हमारा एक बिजनेस है, तो उस बिजनेस को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या लेते हैं रजिस्टर लेते हैं, पेन लेते हैं, पेंसिल लेते हैं, इरेजर लेते हैं, शार्पनर लेते हैं। ये छोटी छोटी चीजें है ना, जो दिखने में बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन ये असेट्स तो नहीं है। इनको हम बिजनेस में बैलेंस शीट में तो नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारी असेट्स तो नहीं, हम उनको असेट्स तो नहीं मानते, लेकिन फिर भी हम इनको रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि ये प्रिंसिपल ये कहता है, मैटेरियलिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि जो भी आइटम हमने बिजनेस में परचेज कर रखा है, इंपोर्टेंट आइटम है, उसको हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक है, जैसे हम क्या कहते हैं, फिर जो हमने पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर जो भी खरीद रखा है, इसको हम स्टेशनरी का एक लेजर बनाते हैं, उसमें सारी चीजें ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन हम इनको भी रिकॉर्ड करते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ, चाहे कितना छोटा आइटम हो, वो हमें रिकॉर्ड करना है बिजनेस में। जो हमने ट्रांजेक्शन कर रखी है, चाहे वो कितनी ही छोटी ट्रांजेक्शन हो, लेकिन रिकॉर्ड करनी है। ये कहता है हमारा मैटेरियलिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस ये कहता है कि हमें अपने फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स को इग्नोर कर देना है। ठीक है, हमें अपने फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को तो इग्नोर कर देना है, लेकिन फ्यूचर में होने वाले लॉसों को शो करना है। ठीक है, फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को इग्नोर करते हुए चलो, और जो फ्यूचर में होने वाले लॉस है उनको रिकॉर्ड करना है। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि कोई आपका डेटर है, ठीक है, जिसने आपको पैसा देना है, यानी कि जिसने बिजनेस को पैसा देना है। मान लीजिए राम है एक डेटर, जिसने फर्म को पे करना है ₹10,000। ठीक है, ये फर्म को इसने या बिजनेस को इसने पे करना है। ठीक है, अब हम ये मान लेते हैं कि इसमें से 1,000 हमें ये नहीं देगा, ये हमें कितना पे करेगा, 9,000 ही पे करेगा। तो ये हमें क्या हो जाएगा, 1,000 का लॉस हो जाएगा। तो हम इस लॉस को, जबकि ये हुआ नहीं है अभी, ये हम कह रहे हैं कि इतना ये नहीं भी दे सकता है, तो हम इसको लेकिन पहले से ही रिकॉर्ड कर देते हैं। किस तरीके से, इसको हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करके शो कर देते हैं, है ना। इसको हम पहले से ही रिकॉर्ड कर देते, जबकि ये हुआ नहीं है। हमें आशंका है कि ये फ्यूचर में हमें ये पैसा नहीं भी दे सकता है 1,000, लेकिन हमने फिर भी इसको रिकॉर्ड कर दिया है। ऐसे ही जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है, हम क्लोजिंग स्टॉक में भी क्या करते हैं, जो हमारी उसकी कॉस्ट प्राइस है, यानी कि जितने में वो हमें जो उसकी कॉस्ट प्राइस है, या हमने उसको जितने में परचेज कर रखा है, और जो उसकी मार्केट वैल्यू है, इन दोनों में जो कम होगा, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में से जो कम होगा, उसी प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं जो कम होगा। यानी कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस ये कहता है कि हमें अपने फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स को तो इग्नोर कर देना है, लेकिन फ्यूचर में होने वाले लॉसों को हमें रिकॉर्ड करना है। ठीक है, ये कौन कहता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस कहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल है वो है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि जो भी एसेट्स हमने एक्वायर कर रखी है, जो भी एसेट्स हमने पास्ट में कभी एक्वायर कर रखी है, उसको हमें हमेशा उसकी कॉस्ट प्राइस पर ही शो करना है, न कि मार्केट प्राइस पर। ठीक है, यानी कि जो एसेट्स हमने जितने में खरीद रखी है, उतनी ही वैल्यू पर हमें शो करना है, उसको उसकी मार्केट वैल्यू पर शो नहीं करना है। ये कौन कहता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है। ठीक है, ये हमारे 7 प्रिंसिपल हो गए। अब 8th प्रिंसिपल है मैचिंग। 8th प्रिंसिपल हमारा मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि जो हमारा रेवेन्यू है, ठीक है, जो बिजनेस में हमने रेवेन्यू अर्न कर रखा है, उस रेवेन्यू से रिलेटेड एक्सपेंडिचर को भी हमें शो करना है। ठीक है,
मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि जो भी हमने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रखा है उससे रिलेटिव एक्सपेंसेस भी हमें शो करने हैं। जैसे मान लिया जाए हमने बिजनेस में एक प्लांट लगाया है या एक मशीनरी स्टैब्लिश की है, तो अगर हम मशीनरी स्टैब्लिश करेंगे बिजनेस में तो वो रेवेन्यू को जनरेट करेगी, ठीक है, यानी कि हमारे रेवेन्यू को बढ़ाएगी, रेवेन्यू जनरेट करेगी। तो रेवेन्यू जनरेट करेगी तो फर्म को प्रॉफिट होगा, पहली कंडीशन। दूसरी चीज या बिजनेस को प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर हम कोई मशीन को स्टैब्लिश करते हैं अपने बिजनेस में तो मशीन को स्टैब्लिश करने से क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होने से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। दूसरी चीज क्या होगी, अगर हम बिजनेस में मशीन को स्टैब्लिश करते हैं, उससे रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो उसमें मशीन का यूज भी होगा। मशीन को यूज करने से क्या होगा, मशीन की वैल्यू में कमी आ जाएगी, है ना। तो मशीन की वैल्यू में जो कमी आती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को भी रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। यानी कि हमने अगर मशीन से रिलेटिव रेवेन्यू को रिकॉर्ड किया है, यानी कि मशीन से जनरेट होने वाले रेवेन्यू को अगर हमने रिकॉर्ड कर रखा है, तो हम मशीन की वैल्यू में आने वाली कमी को भी रिकॉर्ड करेंगे, जिसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। ये है हमारा मैचिंग प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि हम अकाउंट में जो भी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं उसको या तो डेबिट और क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं या एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल में रिकॉर्ड करते हैं, है ना। ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल का मतलब है अकाउंटिंग में हम जो भी रिकॉर्डिंग करेंगे उसको हम टू साइड रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट और क्रेडिट में, या तो हम किस में रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट और क्रेडिट में, ये भी हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। दूसरा, या हम असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। तो ये डबल एंट्री सिस्टम से मान के चला, इसको डबल एंट्री सिस्टम पर हमारा ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल बना है, यानी कि हमें कोई भी रिकॉर्डिंग करनी है वो डेबिट और क्रेडिट में करनी है। ये कहता है हमारा ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, ठीक है। ये हमारा था 9th प्रिंसिपल। 10th नंबर का प्रिंसिपल हमारा जो है वो है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल। ठीक है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो रेवेन्यू जब हमने अर्न कर लिया है, यानी कि जो इनकम हमने जब अर्न की है उसी समय रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। ठीक है, जो रेवेन्यू हमें यानी कि जो इनकम हमने जब अर्न कर ली है वो तभी रिकॉर्ड हो जानी चाहिए, या जो रेवेन्यू हमने जब अर्न कर लिया है वो तभी रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, तब नहीं कि जब वो हमें मिला हो। ठीक है, अगर मान लिया जाए आपने फाइनेंशियल ईयर में क्रेडिट सेल्स कर दी है 1 लाख की, तो 1 लाख रुपीज की क्रेडिट सेल हमें तभी रिकॉर्ड कर देनी होगी, तब नहीं जब वो हमें पैसा मिलेगा। ठीक है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो रेवेन्यू जब हमने अर्न कर रखा है तभी रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, तब नहीं कि जब वो हमें रिसीव हुआ होगा। ठीक है, जिस समय रेवेन्यू मिल गया है, जिस समय रेवेन्यू ड्यू हो गया है, यानी कि जो हमने दूसरों से लेना है वो उसी समय रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल ये कहता है कि जो रेवेन्यू हमने जिस समय अर्न कर लिया है वो उसी समय रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, तब नहीं कि जब वो हमें रिसीव होगा। ठीक है, मान लिया जाए आपने कमीशन अर्न किया है
कमीशन अर्न किया है हमने, मान लो 10,000, ठीक है, ये हमने अर्न कर रखा है 27 मार्च को 2019 में। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो है 2018 से लेके ये 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक का हमारा फाइनेंशियल ईयर है। ये जो कमीशन हमने अर्न कर रखा है ये 10,000 रुपीज, ये हमने 27 मार्च को अर्न कर रखा है। लेकिन ये हमें कमीशन जो रिसीव्ड हो रखा है वो हमें रिसीव्ड हो रखा है 10 अप्रैल 2019 को, है ना। तो यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2019 31 मार्च को क्लोज हो गया, उसके बाद मिला है। लेकिन ये अर्न कब हुआ है? 27 मार्च 2019 को, फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने से पहले। तो ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल ये कहता है कि ये कमीशन जो हमने अर्न कर रखा है जिस डेट को, उसी समय रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, तब नहीं जब ये हमें मिला है। यानी कि इसकी रिकॉर्डिंग यही हो जानी चाहिए इसी फाइनेंशियल ईयर में, न कि इस फाइनेंशियल ईयर के बाद। ये कौन कहता है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल कहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल ये कहता है जो भी ट्रांजैक्शन हम बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे, उन सबका एविडेंस हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। जो भी ट्रांजैक्शन हम अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे उन सबका एविडेंस हमारे पास होना चाहिए। जैसे अगर हमने कोई कैश मेमो होता है, ठीक है, या परचेज के बिल हैं या सेल्स के बिल हैं, वो सारी चीजें हमारे पास एविडेंस के तौर पर होनी चाहिए। हम तभी उन आइटम्स को या तभी उन ट्रांजैक्शन को हम अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। ये कौन कहता है? ये वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल कहता है, ठीक है। तो हमने आज अकाउंटिंग प्रिंसिपल में अकाउंटिंग कन्वेंशन पढ़े, जिसमें हमने अकाउंटिंग एंटिटी या फिर बिजनेस एंटिटी को पढ़ा, जिसमें हमने ये बताया कि इसमें जो बिजनेस होता है और जो उसका प्रोपराइटर होता है दोनों अलग सेपरेट एंटिटी होती हैं। दूसरा हमने पढ़ा था मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, इसमें हमने पढ़ा था कि हम अपने बिजनेस में सारी वो ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करते हैं, केवल वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिनका मेजरमेंट हम मनी में कर सकते हैं। अकाउंटिंग पीरियड मैंने बताया था, अकाउंटिंग पीरियड का मतलब वो पीरियड जिसमें हम अपने बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट और जिसमें हम अपने बिजनेस का क्या करते हैं, या तो इनकम स्टेटमेंट, दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं। उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं, और इस प्रिंसिपल को हम अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल बोलते हैं। 4th नंबर का था फ्री डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। इसमें हमने क्या पढ़ा था? इसमें हमने लिखा था कि जितनी भी आवश्यक इन्फॉर्मेशन, यानी कि जितनी भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन बिजनेस की होती है, वो सब बिजनेस को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करनी होती है, ठीक है। और मैटरनिटी प्रिंसिपल में हमने क्या पढ़ा था? वो छोटे से छोटा आइटम, ठीक है, जो बिजनेस से रिलेटिव है, वो छोटा से छोटा आइटम जो बिजनेस से रिलेटिव है, हमें उसको अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करना होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम बिजनेस में पेन, पेंसिल, रबड़, ठीक है, ये सारे इरेजर और शार्पनर, ये सारी चीजों को हम अपने असेट्स में दिखा के अपने स्टेशनरी वाले में एक्सपेंसेस में शो कर देते हैं, है ना। फिर प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस में मैंने ये बताया था आप लोगों को। प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस में क्या बताया गया था कि जो भी बिजनेस के प्रॉफिट्स होंगे उनको हम इग्नोर करेंगे, और जो भी बिजनेस के लॉस होंगे वो हमें शो करने होते हैं, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था, या तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का एक एग्जांपल बताया था, दूसरा हमने बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट वैल्यू और मार्केट वैल्यू जो दोनों में कम हो उस पर हम शो करते हैं।
फिर हमारा नेक्स्ट 7th नंबर का जो प्रिंसिपल था वो था हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। इसमें हम क्या करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है जिस कॉस्ट पर हमने अपनी असेट्स को एक्वायर कर रखा है, यानी कि असेट्स को खरीद रखा है, उसी प्राइस पर हमें अपनी असेट्स को कंटिन्यू दिखाना होता है, न कि उसकी मार्केट प्राइस पर। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमने पढ़ा था मैचिंग प्रिंसिपल। इसमें मैंने आपको बताया था कि हमें रेवेन्यू से रिलेटेड अपने एक्सपेंडिचर को भी शो करना होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे हम कोई मशीन को एस्टेब्लिश करते हैं तो वो रेवेन्यू को जनरेट करती है, और रेवेन्यू जनरेट करेगी तो उस कंडीशन में बिजनेस में क्या होगा, मशीन का यूज होगा, मशीन के यूज होने से मशीन की वैल्यू में कमी आएगी, और मशीन की वैल्यू में कमी आने को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, जिसको हम डेप्रिसिएशन को भी अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं। फिर हमने पढ़ा था ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। इसमें हमने ये पढ़ा था कि हम अकाउंट में कोई भी रिकॉर्ड करते हैं जो उसको डेबिट और क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं, या असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल में रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड हमारा जो था वो था रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। इसमें हमने ये पढ़ा था कि रेवेन्यू जिस पीरियड में हमने रेवेन्यू को अर्न कर रखा है उसी पीरियड में हमें रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना होगा, न कि तब रिकॉर्ड करेंगे जब वो हमें रिसीव हुआ होगा। फिर 11th नंबर का हमारा जो प्रिंसिपल था वो था वेरिफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। इसमें हमने ये पढ़ा, इसमें हमने ये देखा था कि जो भी हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे उसके एविडेंस हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, हम वही रिकॉर्ड करेंगे, वही ट्रांजैक्शन को बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे जिनके एविडेंस हमारे पास होंगे, जैसे कैश मेमो हो गया, परचेज बिल हो गया, सेल्स बिल हो गया, etc। ठीक है, तो ये आज हमारा थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में अकाउंटिंग प्रिंसिपल का पार्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।